आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। सीतापुर जनपद के विकास खंड हरगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरिरामपुर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकारें गरीबी हटाने की बात कर रही हैं, तो वहीं गरीब निराश्रितों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराने की बात भी कर रही हैं। उधर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सूची में दर्जनों लाभार्थियों का नाम होने के बावजूद ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की खाऊ कमाऊ नीति के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। वहीं अपात्रों को आवास आवंटित कर दिया गया है। आपको बता दें, ग्राम पंचायत के गांव भैंसा में जब हमारी टीम ने पड़ताल करी तो जमीनी हकीकत को जाना। ग्रामीणों का दर्द इस दौरान झलक आया। ग्रामीणों की माने तो गांव में विकास का पहिया थम गया है। प्रधान के द्वारा खड़ंजे के नाम पर लीपापोती कर दी गई है। शौचालय मानक विहीन बने हुए हैं, जो कि उपयोग के लायक ही नहीं है। किसी में दरवाजा तो किसी में सीट नहीं है, तो किसी में गड्ढा तक नहीं बना है। वहीं रास्तों की स्थिति भी दयनीय बनी हुई है। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हरिरामपुर गांव की पड़ताल में पात्रों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में होने के बावजूद प्रधान और सेक्रेटरी की खाऊ कमाऊ नीति के चलते ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पात्रों का नाम काटकर अपात्रों को आवास दे दिया गया है। ग्रामीणों की माने तो प्रधान ने आवास उन्हें दिए हैं जिनके मकान पहले से ही पक्के बने हुए हैं। ये आपका पूरा कच्चा मकान बना है, ये पक्का काहे के लिए नहीं बनवा पा रहे हो? 106 काट दिए, गरीबी है, 28 लोगों को आवास आवंटित कर दिया। इस थोड़ा सा तेज आप बोले। ये आपको सरकारी योजनाओं से कोई लाभ अभी तक मिला या नहीं मिला है? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आवास मिला या ना मिला? कुछ मिलवे नहीं किया। आवास मतलब पात्रों की श्रेणी में आपका नाम आया या नहीं आया? आवा तो काट दी। आवा तो काटिस कौन? काटिस प्रधान। आपके यहाँ कहूँ पक्का मकान बना है? कहूँ नहीं बना। कहीं नहीं बना। क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ रहती हूँ? रहती रमेश के भैसा। ग्राम पंचायत क्या है? हरिरामपुर। आपके बच्चे कितने हैं? 3। पति क्या करते हैं? मंजूरी करते हैं। मजदूरी? राशन वासन कुछ ना मिलते। कुछ नहीं मिला। कुछ मिलता ही नहीं है। मंजूरी ना करें तो का खाई और का लगे। कुछ नहीं बना है। हाँ, और पैसा देती गना। किसको पैसे दिए? पैसा कोटेदार नहीं जाती गा। और बना के दे नहीं कि कहूँ 200 दिन, कहूँ 300 दिन, कहूँ 400 दिन। कोटेदार का क्या नाम है? कोटेदार का नाम है नारद। कोटेदार प्रतिनिधि है नारद। कामनी देवी कोटेदार है। इसी गांव में कोटा। आपने इसकी किसी उच्च अधिकारियों से शिकायत की या नहीं की? शिकायत हम जो पढ़े लिखे नहीं तो किसे करे। कोई जैसे आवा गवा अधिकारी है तो कहते उसे कहती तो लेकिन कोई सुनिए नहीं, कोई देखे वह नहीं करे। समस्या है बाबा आपकी? समस्या यह है भैया, मकान हमारा सब ऐसा छपरा है। कैसे पड़ा है? सब छपरा था, छपरा है। हाँ, गिर जाए तो कहे दब जाइबा और का करीबा। सरकार ने सबको आपको सबका देन हमका नहीं दिन तो का करी? सरकारी लाभ कोई नहीं मिला। सरकारी लाभ कोई नहीं मिला। शौचालय कुछ मिला? शौचालय कुछ नहीं मिला। कुछ मिल भी नहीं? कुछ नहीं मिला। राशन मिल रहा है? राशन हम बप्पा खबर कार्ड रहा तो अपने नाम से प्रिंट करवा लेना और कुछ नहीं देते। मिल रहा है। अच्छा, हाँ मिलते हैं। राशन मिल रहा है। क्या नाम है आपका? राम किशोर नाम है। कहाँ के निवासी हैं? निवासी है भैंसा के। भैसा। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत क्या है? हरिरामपुर। विकास खंड हरगांव। तो आपको सरकारी योजनाओं से ये पूरा आपका मकान जो जर्जर है, एक बनवा का है ना रहे हो? एक सब का करे, कमजोरी है। हम लोग गरीब आदमी हैं तो ना बनवा पाते हैं। पैसा कौड़ी है नहीं। 3 ऑपरेशन है। काहे का ऑपरेशन है? आंत के रहे, हरनिया के रहे। क्या करते हैं आप? तब मंजूरी थे थोड़ी देर सवेरे करते हैं और कुछ काम ही नहीं है। मजदूरी करते हैं। नरेगा जॉब कार्ड बना है? नरेगा का सब बना है तो माले मिलता ही नहीं, काम ही नहीं। आपको सरकारी योजनाओं से कोई लाभ दिया गया? कुछ नहीं था मिले थे हमका। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। नरेगा कार्ड बना है तो हम कामों नहीं मिलते। काम नहीं मिलता है? काम नहीं मिलते। अच्छा, तो ये मकान काहे नहीं बनवा पा रहे हो आप? सब बस मजबूरी है बस, गरीब आदमी तो बोलते नहीं बनवा पाते। अब चौमासा आए जी गिर फिर जी है। हम वो तो देख रहे हैं बाहर पूरा टूटा फूटा है, सब गिरा फिरा समझो है। क्या इस बार लाभार्थी सूची में आपका नाम आया या नहीं आया? नाम तो आज साहब आया निकले,
ना मिली। काहे नहीं मिली? आपने इसकी जानकारी की? जानकारी साहब हमको मालूम बना रहे थे, कटवा दी बस। नहीं, इसके बारे में पूछे रहो प्रधान से, ना पूछो? प्रधान साहब खुशामद बहुत करते हैं, तो अब यहीं तक का खुशामद करते हैं, ना मिल रही। प्रधान अभी गए हैं हरिगांव, तो वो कह रहे थे पैसा तुमका देबा उगली पंजोर से, जब हमका बने हो प्रधान तब हम दे देबा। और लॉलीपॉप दिया जा रहा है आपको? हाँ। क्या नाम है आपका? कर्रार अली। कहाँ रहते हैं? हरिरामपुर। ग्राम पंचायत? हरिरामपुर की लागत। विकास खंड? हरिगांव बिलाग। बहन के अब फिर बताओ, हाँ का दिक्कत है? या दिक्कत या है, हमरे पैसा निकाल ली है काहे के रे? लेटरिंग के रे। शौचालय के? हाँ ठीक। हाँ, अब कहीं अब मिली है, अब मिली है। साल भरी हम दौड़े, हमसे लिखा पढ़ी ले गए। कौन लेगा? ले गए प्रधान। कौन है प्रधान? प्रकाश। अच्छा ठीक। आपका क्या नाम है? यासीन। गांव? हरम्मा, हरिरामपुर। हरिरामपुर। अच्छा, तो शौचालय आपका आया था? आया था, वही ये सूची हमरे पास नकल की, हम निकलवाई ली है। ये सूची है आपकी? हाँ ठीक है। ये सूची बाप में का हमरे नाम, हमरा नाम है। तो पैसा आपको नहीं मिला? नहीं मिला। शौचालय भी नहीं बनाया गया? नहीं बनाया गया। ये हमारी पुरानी 2 बनी थी, इसकी फोटो भी ले गए, इसके अच्छा। भी पैसा निकाल लिए। अच्छा, पुराने वाले शौचालय पे जो आपने पहले बनाया था, हाँ, उस शौचालय पे आपके इस शौचालय का पैसा प्रधान ने निकाल लिया? हाँ। अच्छा ठीक। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों का ट्रैक्टर रैली ढेबरा ओड़ी अदलाहट से होते हुए नारायणपुर पहुंचा। नारायणपुर पहुंचकर किसानों ने नारायणपुर त्रिमुहानी स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके पहले जगह जगह ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। बावजूद इसके करीब 100 की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान नारायणपुर पहुंच गए। बाकी ट्रैक्टर को प्रशासन द्वारा जगह जगह रोक दिया गया। आक्रोशित किसानों ने नारायणपुर स्थित सरदार पटेल प्रतिमा के पास कृषि बिल की प्रतियां भी जलाईं। इस दौरान किसान महेश सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जब तक इस काले कानून को रद्द नहीं करेगी तब तक कानून का विरोध किया जाएगा। पूरे देश के किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, फिर भी तानाशाही सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस कानून के जरिए सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। ट्रैक्टर रैली में कंचन सिंह, वीरेंद्र सिंह, अनिल सिंह, धर्मेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। किसानों के साथ जो 3 कृषि कानून, जो काला कानून हम मानते हैं, भारत सरकार उसे जो लेकर आई है और इस कानून की सुरक्षा के लिए वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सहारा ले रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किसानों के बीच में ये गलत संदेश जा रहा है। तो इसी जन जागरण के लिए, भारत सरकार को सचेत करने के लिए, उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसलिए ये जुलूस निकाला गया है किसान यूनियन। इस कानून में आपको खामी कहाँ नजर आ रही है? इस कानून में जो सबसे बड़ी खामी है, ये जो 3 कानून है, नंबर 1 जो इन्होंने आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम से खाद्यान्नों को बाहर कर दिया और व्यापारियों को ये अनुमति दे दिया कि चाहे आप जितना स्टॉक रखें तो ये निश्चित रूप से किसानों का दाम सस्ते में बिकेगा, किसानों का गल्ला, और व्यापारी उसे स्टॉक करके फिर मार्केट में महंगे दामों पर उपभोक्ताओं को देंगे। तो यहाँ किसानों का भी शोषण होगा, उपभोक्ताओं का भी शोषण होगा। तीसरी चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, कॉन्ट्रैक्ट खेती में ये बड़ नेचुरल है। आप ये जान लें कि जैसे ही किसान उद्योग कारपोरेट घरानों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्म जो भारत सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्म ऑनलाइन ऑटोमेटिकली फसल बीमा से जुड़ जाएगा और क्रेडिट गारंटी से जुड़ जाएगा। क्रेडिट गारंटी का मतलब है कि उद्योगपति हमारी ही ज़मीन पर वो कर्ज ले लेगा और कर्ज लेकर के वो भाग भी सकता है, नहीं भी अदा कर सकता है, और ज़मीन किसान की जाएगी अंततोगत्वा। ये 100% भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में ये रैली पूरे देश में निकाली जा रही है। ये काले कानून जो है उसको वापस के लिए है। मूल मतलब यही है, केवल तीनों काले कानून को इससे आप लोगों को क्या दिक्कत है? कृषि कानून से इससे क्या दिक्कत है? इस देश में केवल उद्योगपतियों को
लाभ पहुंचाने के लिए कोरोना के वक्त में चुपके से कोई इस पर बहस नहीं हुई, केवल ला दिए। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अटूट मतलब चाहे जितना स्टॉक लगा लें, उसके बाद कृषि को एकदम लो स्तर पर डालने के लिए काम किया जा रहा है। केवल इस कानून में क्या खामियां हैं? इस कानून में बहुत सी खामियां हैं। किसान नहीं रह जाएगा, मजदूर बनकर रह जाएगा। और सारे ये जैसे तेल बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, रेल बेच दिए, उसी प्रकार ये भारत की जंगल और ज़मीन बेचने का कहाँ से कहाँ तक ये आपका ये हमारे अध्यक्ष जी गए हैं, जमुई से होकर हरवा तक जाएगी, जहाँ तक हो सकता है। अध्यक्ष जी आ रहे हैं, जैसा निर्णय लेंगे वैसा होगा। अभी आगे भी जाएगा। हाँ, और ट्रैक्टर की संख्या 400-500 के बीच है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। गाजीपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की स्वाट टीम ने दुल्लापुर थाना क्षेत्र के बहलोलपुर इलाके से 2 असलहा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान असलहों की बड़ी खेप पकड़ी है। गिरफ्तार असलहा तस्करों से पुलिस ने अवैध असलहों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से 9 तमंचे, 3 पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। छानबीन में पता चला कि पकड़े गए बदमाश उज्जैन से अवैध असलहों की खेप लेकर बलिया डिलीवरी करने जा रहे थे। गिरफ्तार तस्कर मध्य प्रदेश से असलहों का जखीरा लेकर आते थे और पूर्वांचल के जिलों में अपराधियों को सप्लाई करने का धंधा कर रहे थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों के बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है मारुति कार से। वो हथियारों का एक जखीरा जिसकी डिलीवरी देने जा रहे थे बलिया। तो पता रसी सुराग रसी करके जो इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये रामाश्रय यादव और कमलेश यादव जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इन लोगों के तलाशी से इन लोगों के पास से 9 देसी तमंचे और 3 पिस्टल्स बरामद हुई हैं और कारतूस उनके साथ बरामद हुए हैं। ये उज्जैन से इन्होंने इन असलहों को लिया था और इसकी डिलीवरी बलिया में इनको दी जानी थी। जो आगामी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसको नज़र रखते हुए हम लोगों की बॉर्डर पे ज़बरदस्त चेकिंग का अभियान चल रहा है। उसमें पता चला, सूचना मिली कि ऐसे हथियारों की एक खेप बलिया सप्लाई होने वाली है और जिसको सप्लाई होनी है वो भी एक वांटेड क्रिमिनल है। और तो इस इंफॉर्मेशन पर हमारी स्वाट टीम ने काम किया और इन लोगों को दबोचा और इनकी कार में से ये इतनी बड़ी भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। इस संदर्भ में राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में हमारी टीम इनसे इंट्रोगेशन कर रही है। ये इन असलहों को इससे पहले भी असलहों की खेप इन्होंने सप्लाई की है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस संदर्भ में हम गहराई से छानबीन कर रहे हैं कि इन असलहों का क्या उद्देश्य था, कहाँ लेकर के जा रहे थे और पहले किन किन लोगों को सप्लाई की है, और जहाँ से लेकर के चले हैं, जहाँ सप्लाई होनी थी, उन समस्त लोगों को ट्रेस करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा इन लोगों के विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, ये क्या नया गैंग है या मतलब इसका पिता जो है जेल में है, वो भी कुख्यात है, वो इस काम में संलिप्त था। इन्होंने पहले भी सप्लाई की है लेकिन संभवतः पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी पूरे पूर्वांचल में इनके अपराध इतिहास जो है इनका खंगाला जा रहा है। और जो लोग इसमें एसोसिएट्स हैं, जिनको सप्लाई है और जिनको बांटा जाना था, उस संदर्भ में हमारी गहराई से छानबीन चल रही है। जो लोग इसमें और प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? यह हो सकता है पंचायत चुनाव जो है उसमें इसमें लोगों को डराने धमकाने के उद्देश्य से, क्योंकि ये जो जिसको सप्लाई हो रही थी वो व्यक्ति भी वांटेड है और अपराधी किस्म का है। इसका प्रयोग अपराध की दुनिया में ही होने वाला था, यही अभी तक पता चला है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। राज्यपाल आनंदीबेन के आने से पहले ही क्षय रोग विभाग की तस्वीर बदल दी गई। क्षय रोग हॉस्पिटल के बाहर लगे बोर्ड और अन्य जगह पर नया पेंट करा दिया गया है। बताते चलेंगे, फिरोजाबाद का क्षय रोग विभाग टीबी से ग्रसित मरीजों को सही करने का दावा करता है, लेकिन इसकी स्थिति कुछ दिन पहले बद से भी बदतर थी, जिसकी मीडिया ने प्राथमिकता से खबर दिखाई थी।
कि किस तरह क्षय रोग विभाग के बाहर लगे बोर्ड भी खुद ही बीमार दिखाई दे रहे थे। लेकिन मीडिया की खबर का असर अब देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन क्षय विभाग की समीक्षा करने आ रही हैं। उनके आने से पहले ही इस विभाग की तस्वीर बदल दी गई है। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि ये उन्होंने ही कराया है। फिलहाल इससे ये साबित होता है कि अगर कोई भी वीआईपी आता है तभी अस्पतालों की तस्वीर बदलती दिखाई देती है, वरना मरीजों को रोजमर्रा की तरह ही परेशान होते रहना पड़ेगा। जिला क्षय रोग अधिकारी RS अतेंद्र ने बताया कि कल यहाँ 5 बच्चे बुलाए गए हैं जो कि एनजीओ ने गोद ले रखे हैं। राज्यपाल उनसे मुलाकात करेंगी और उन्हें सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगी। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर RS अतेंद्र, जिला क्षय रोग अधिकारी फिरोजाबाद। सर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आ रही है कल यहाँ, जी हाँ। बहन जी, क्या तैयारी हैं आपकी? हमारी तैयारी का जो है, हम 5 बच्चे बुलाए गए हैं जो कि इस वक्त जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो जो NGOs ने गोद ले रखे हैं उनसे मुलाकात करेंगी और जो मरीज़ ठीक हो गए हैं उनमें से 10 लोगों को सर्टिफिकेट, 10 बच्चों को सर्टिफिकेट मैडम प्रोवाइड करेंगी और जो हमारे जो NGOs हैं जिनका 100% क्योर गई है उनको सर्टिफिकेट प्रदान करें। सर कल तक देखा गया था कि यह क्षय रोग विभाग के जो बोर्ड थे वो खुद बीमार थे और आनंदी बहन आ रही हैं तो आज इनको भी डेंट पेंट करवा दिया गया। AP गंगा ने खबर भी चलाई थी और आपकी एक्सरे मशीन तो 9 महीने से 100 पीस बनी रखी हुई है, अभी तक उस पर कोई नहीं सर, 9 महीने नहीं है, पिछले 5.5 साल से 100 पीस है और जो सर और आज भी 100 पीस है, स्टिल उसमें बाकी का काम नहीं है। सर कोई BBIP आएगा तभी इसकी दुर्दशा बदली जाएगी कि इससे पहले? देखिए सर, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ऊपर की अथॉरिटीज़ हैं, वो बताएंगे। सर आप अधिकारी हैं इसलिए? नहीं, मेरे हाथ में जो चीज़ है मैं उसे करा लेता हूँ और जो मेरे हाथ में नहीं है उसको मैं नहीं करा पाऊँगा। नहीं तो सर ये क्षय रोग का तो काफ़ी दिन से खराब पड़ा था, आज तो सही है ये ना सर। और ऐसा है, अब मैं एक चीज़ और बता दूं, मेरे पास इस वक्त क्षय रोग का चार्ज भी नहीं है जो मैं पिछले 1.5 महीने पहले दे चुका हूं दूसरे को, तब ये काम शुरू हुआ है। मेरे रहते हुए तो मुझे काम भी नहीं हुआ। इस समय चार्ज किस पर है? डिप्टी को साहब को दे दिया मैंने। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। तीर्थों के राजा कहे जाने वाले तीर्थराज प्रयागराज संगम की रेती पर देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले का आज शुभारंभ हो गया। संगम की रेती पर माघ मेले में रात से ही श्रद्धालुओं का आगमन जारी रहा। सुबह होते ही गंगा यमुना आदर्श सरस्वती में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ये माघ मेला अब की बार ऐतिहासिक माघ मेला साबित होगा। कोविड कॉल में इस माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरा ध्यान रखा है। पूरे माघ मेला क्षेत्र में लगभग 5000 पुलिसकर्मियों के साथ तैनाती कर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। माघ मेला क्षेत्र में 13 थाने बनाए गए हैं जिसमें कोविड डेस्क का निर्माण भी किया गया है। श्रद्धालुओं के आने पर उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है। पूरे माघ मेला क्षेत्र में प्रशासनिक निगरानी CCTV कैमरे और ड्रोन कैमरे के साथ की जा रही है। कई पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। साथ में लगातार उच्चाधिकारी भी भ्रमण कर रहे हैं। जगह जगह पॉइंट पर लगे पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बढ़ती कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ रही है। गंगा यमुना आदर्श सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माघ मास के महीने में ही माघ मेले का आयोजन होता है और संगम की रेती पर कल्पवासी अपना घर बार छोड़कर यहीं पर कल्पवास करने आते हैं। लेकिन हम लोग लगातार पूरी भीड़ को बता रहे हैं कि आप स्नान करिए और अपना पुण्य लाभ कीजिए, साथ साथ कोविड के नियमों का भी पालन कीजिए। और पहला स्नान देखते हुए लग रहा है कि लोगों में उत्साह है मकर संक्रांति को लेके और अच्छी संख्या में लोग स्नान करने आ रहे हैं और महोबा से, बुंदेलखंड से, मिर्ज़ापुर से भी लोग आ रहे हैं। तो ये मेले के लिए लगता है कि लोगों में पूरा उत्साह है, लेकिन कोविड की जो सावधानी है उसको ज़रूर लोग पालन करें। और सुरक्षा को लेकर के हमारी सुरक्षा जैसे जल पुलिस की पूरी व्यवस्था है, क्योंकि मुख्य रूप से मेला स्नान का मेला है, इसलिए जल पुलिस की सुरक्षा की कोई दुर्घटना न हो, इसलिए हम लोग आज कोई मोटर बोट नहीं चलने देते हैं। लोग नावों से जाते हैं और अपने घाटों पे जो बने हैं, अच्छे घाट बने, सुंदर घाट बने, वहाँ स्नान करते हैं। साथ में पूरे मंदिर जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो हमारा पूरा मेला क्षेत्र है, उसको हम अपनी एंटी माइंस टीम से, BDDS स्क्वाड से चेक कराते हैं
जिससे कि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना न हो। इसी तरह से हर चौराहों पे, हर महत्वपूर्ण ढाल पे हमारी पुलिस फोर्स तैनात है। साथ साथ हमारे साथ सिविल डिफेंस के लोग हैं, अपराध निरोधक समिति के वॉलंटियर्स हैं, जो लोग भी जनता के साथ मिल कर के उनकी सहूलियत के हिसाब से उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि किस रास्ते से वो जाएं, कहाँ उनका घाट है, किस पुल से आना है, किस पुल से जाना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारी तो है ही, साथ साथ वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं और पूरा प्रशासन पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील है। तो सारी व्यवस्थाएं पूरी। धन्यवाद। हमारे देश में कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिनमें भगवान को विशेष तरह का भोग लगाया जाता है, उसके बाद उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। इसके पीछे धार्मिक के साथ ही वैज्ञानिक तथ्य भी होते हैं। ऐसा ही पर्व है मकर संक्रांति का, जिसे पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी खाते हैं और दिन भर पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हैं, जिसको लेकर कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील में पड़ने वाले ग्राम भंदेमऊ में कुछ श्रद्धालुओं ने खिचड़ी का प्रसाद बनाकर भंडारा किया और पर्व को शांति व श्रद्धा के साथ मनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खास दिन पर इस परंपरा विशेष का यानी कि खिचड़ी खाने के पीछे क्या कारण है और ये आखिर किस बात का प्रतीक है? सनातन धर्म में खिचड़ी में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों को ग्रहों का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इसे खाने से व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों से राहत मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक खिचड़ी का मुख्य तत्व चावल और जल चंद्रमा के प्रभाव में होता है। इस दिन खिचड़ी में डाली जाने वाली उड़द की दाल का संबंध शनि देव से माना गया है। वहीं हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से और हरी सब्जियों का संबंध बुध से माना जाता है। वहीं खिचड़ी में पड़ने वाले घी का संबंध सूर्य देव से होता है। इसके अलावा घी से शुक्र और मंगल भी प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि मकर संक्रांति में खिचड़ी का खाने से आरोग्य में वृद्धि होती है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। कानपुर पुलिस ने गुरुवार को फर्जी स्टैंप और जाली टिकट बेचने वाले बड़े अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 5.5 लाख के फर्जी स्टैंप भी बरामद किए हैं। गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए डीआईजी प्रतिंदर सिंह ने बताया कि रात करीब 11 बजे बर्रा पुलिस के सहयोग से एक आरोपी कर्नलगंज के रहने वाले मोहम्मद शीजान को दबोचा गया। वहीं प्रयागराज से रंजीत कुमार रावत को दबोचा गया, जिनके कब्जे से 5.5 लाख के स्टैंप बरामद किए गए हैं। पूरे स्टैंप को कर देते थे ब्लीच। डीआईजी ने बताया कि गैंग बनाकर काम करने वाले शातिर पिछले 10 से 15 सालों से अपराध को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों से पूछताछ में मालूम चला कि इसका कनेक्शन कोलकाता और भागलपुर से है, जहां से ये पुराने प्रयोग हो चुके स्टैंप खरीदते थे, बाद में ब्लीच करके लिखा हुआ मिटा देते थे, जिससे किसी को शक भी नहीं होता था। वहीं इस काम को स्टैंप वेंडर भी पूरा सहयोग करते थे। बाद में इन्हें प्रयागराज और कानपुर में बेचा जाता था। इसके अलावा फर्जी टिकट, इकरारनामा, मुख्तारनामा, वसीयतनामा आदि बनाकर सरकार और लोगों को चूना लगाते थे। इस पूरे काम को ये इतने वर्षों से इस वजह से अंजाम दे सके क्योंकि इनके पास नोटरी विक्रेता का लाइसेंस भी है, जिस कारण ये कभी पकड़े नहीं गए। अब पुलिस मामले की तह तक जा रही है। नेटवर्क और शामिल अन्य लोगों की तलाश के लिए केंद्रीय टीम को भी सूचना दी गई है। रंजीत कुमार रावत, ये दोनों नोटरी वेंडर्स हैं यहाँ पे। इनके पास लाइसेंस है यहाँ पे और इस लाइसेंस की आड़ में अभी इनसे 5.5 लाख रुपए के फर्जी नोटरी स्टैंप्स, नकली नोटरी स्टैंप्स और रीयूज्ड जो जुडिशियल पेपर्स, नोटरी पेपर्स होते हैं और कुछ फर्जी नोटरी पेपर्स इनसे बरामद हुए हैं। इनसे जो गहनता से पूछताछ हुई, ये दोनों लोग कानपुर और प्रयागराज में इनको सेल करते थे अपने लाइसेंस के अंतर्गत, और ये भागलपुर से और उसके अलावा कलकत्ता से ये पेपर्स और ये जो स्टैम्प्स हैं इनको लाते थे। और इनके अकॉर्डिंगली और भी गैंग है जो देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के फर्जी जुडिशियल स्टैम्प्स, नोटरी स्टैम्प्स और आपके जो जुडिशियल पेपर्स हैं उनको ये सेल करते हैं अपने लाइसेंस की आड़ में। ये दोनों लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनसे लगभग 5.5 लाख के ये स्टैम्प्स और
ये स्टैम्प पेपर्स बरामद हुए, जुडिशियल पेपर्स बरामद सर, हुए। ये ब्लीचिंग कहाँ होती थी? ये जो स्टैम्प पेपर है, आपके रजिस्ट्री है, इनको मिटा करके डिलीट करके, तो ये कहाँ के गैंग है, कहाँ पे इनकी पूरी प्रोसेसिंग होती है? इन्होंने जो बताया है कि ये कलकत्ता में कुछ मशीनें लगी हुई हैं, जगह इन्होंने स्पेसिफिक बताई है, उस जगह पे भी हम वहाँ की फोर्स को, वहाँ की पुलिस को भी इत्तला करेंगे। और इनके बताने में कुछ चीज़ें इसलिए हमें कॉर्पोरेट हुई हैं कि जिसमें ये ला रहे थे, जब रैप किया हुआ था इन्होंने स्टैम्प्स, और वो भी वहाँ का बंगला न्यूज़पेपर है जिसके पेपर में इन्होंने रैप किया हुआ था। इनको लगभग 35% के प्राइस में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद आके ये लोकल वेंडर्स को अलग अलग हमारे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में उसको आके सेल करते हैं। और हमारा प्रयास है कि और जो हमारी एजेंसीज हैं उनसे बात करके, उनसे ऑर्गेनाइज करके जो बाकी इनके साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ इनके साथियों का नॉलेज में आया है, संज्ञान में आया है, जो अलग अलग जनपदों में बेचते हैं या अलग अलग प्रदेशों में बेचते हैं। वो सब इन्फॉर्मेशन हम बाकी एजेंसी से भी शेयर करेंगे और हमारी टीम भी प्रयास करेगी कि उसमें आगे भी कार्रवाई हो। कब से ये गैंग चल रहा था अंदाजा है? कुछ साल में बताया, क्योंकि जाहिर है अगर काफी समय चल रहा है। इन्होंने बताया कई सालों से, लगभग मतलब 10-15 सालों से ये इस तरह का काम कर रहे हैं और ये लंबे समय से ये काम चल रहा है। क्योंकि इसको वेरीफाई करना, जो रीयूज्ड इनके स्टैम्प पेपर्स हैं उनको कैसे वेरीफाई किया जाएगा, ये जो हमारी सिक्योरिटी प्रेस है जहाँ पे ये चीज़ें छपती हैं, उनके ऑफिसर से भी हम कांटेक्ट में रहेंगे और उनसे हम तस्दीक करने का प्रयास करेंगे और उसी बेसिस पे हम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ने का तो ये माना जाए कि इतने सालों से चला तो सैकड़ों करोड़ों का, मतलब हजारों करोड़ों का ये रजिस्ट्री करा चुके होंगे, फर्जी है, फर्जी मानी जाएगी अगर गलत? देखिए एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितना होगा इसमें, लेकिन हाँ कई सालों से ये कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये फर्जी स्टैम्प पेपर भी चल रहे हैं और ओरिजिनल भी चल रहे हैं। ये कहना कि क्योंकि ये इस तरह का गोरख धंधा कर रहे हैं तो सारी रजिस्ट्रियां या सारे एग्रीमेंट्स फर्जी स्टैम्प पेपर पे होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ इन्होंने रीयूज स्टैम्प पेपर्स यूज किए हैं और जो इनके स्टैम्प है, जो टिकट है, वो टिकट बिल्कुल फर्जी है, वो किसी सिक्योरिटी प्रेस से नहीं आए। ये एक सर मूल सवाल ये पैदा होता है कि जो नकली स्टाम्प का निलाम है बांग्लादेश से, वहाँ चूंकि कई तरह के विदेशी बांग्लादेशी जो आते हैं करके, उनकी भी बांग्लादेश से नहीं, वेस्ट बंगाल से उस तरह से भी आते सूचनाएं आती रही, कई बार बांग्लादेशी यहाँ पकड़े गए फर्जी। ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके यूज करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा डालते हैं? देखिए ये स्टैंप और ये टिकट्स बांग्लादेश से नहीं, वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से इनका लाना बताया है और वहाँ की एजेंसीज को, कलकत्ता पुलिस को और वेस्ट बंगाल पुलिस को भी हम इत्तला करेंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो भी अपने लेवल पे करेंगे, फर्दर इंक्वायरी वो भी अपने लेवल पे करेंगे। सेंट्रल एजेंसी को भी आप इन्फॉर्म कर रहे हैं इस मामले, क्योंकि बड़ा मामला है ये मैंने आपको कहा कि अपनी सिस्टर एजेंसीज को हम जरूर बताएंगे, तो हम इंफॉर्मेशन इसकी जरूर देंगे। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। सुल्तानपुर जिले में ऐसे कई छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ाई के साथ साथ टैलेंट की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी घर की परिस्थितियां ठीक न होने से उनमें छिपी प्रतिभा और टैलेंट दबा का दबा ही रह जाता है। ऐसी एक प्रतिभावान छात्रा है लंबुआ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत किठौली की रहने वाली सौम्या सिंह, जो नृत्य की दुनिया में कदम रखकर अपना जलवा बिखेरने को बेताब है, लेकिन घर की परिस्थितियां ठीक न होने की वजह से वो अपने अंदर छिपी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही है। आपको बता दें कि सौम्या सिंह कक्षा 8 की छात्रा है जो सूबेदार सिंह महाविद्यालय में पढ़ाई करती है। सौम्या बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी गानों पर अपनी नृत्य की कला बिखेरती रहती हैं। सौम्या के पिता उदयराज सिंह का कहना है कि उनकी इच्छा है कि बेटी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर अपनी नृत्य की कला को दिखाकर जिले के साथ साथ प्रदेश का नाम भी रोशन करें। क्या नाम है आपका? सौम्या सिंह। कहाँ की रहने वाली हैं? किठौली की। किस विद्यालय में पढ़ती हैं? सूबेदार सिंह महाविद्यालय। किस क्लास में हैं? 8th में। आपने ये जो नृत्य की प्रेरणा सीखी है, कहाँ से सीखी है? घर से ही। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? खेसारी लाल यादव। आप जो ये नृत्य कर रही हैं, इस नृत्य करने का आपका उद्देश्य क्या है? आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। 11 करोड़ की ठगी करने वाले एक शिक्षा माफिया को चकेरी पुलिस द्वारा छोड़े जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों के खिलाफ चकेरी सहित शहर के कई अन्य थानों में भी दर्ज हैं करोड़ों की धोखाधड़ी के मुकदमे।
पहले तो चकेरी इंस्पेक्टर ने वादी को खुद ही उसके साथ 11 करोड़ की धोखाधड़ी करने वालों की गिरफ्तारी होने की जानकारी दी। फिर अचानक आरोपियों को थाने से ही छोड़ भी दिया। पकड़े गए आरोपियों में नामजद केपी विनोद और जीजीएम चाको थे। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर आईपीसी 420, 467, 468, 471 और 120B आदि संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका था। इतना ही नहीं, इन्हीं आरोपियों के खिलाफ शहर के अन्य थानों में भी करोड़ों की धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। ये जानते हुए भी चकेरी पुलिस ठगी करने वाले इस गिरोह को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। बता दें कि मुकदमे की जांच खुद इंस्पेक्टर चकेरी कर रहे हैं। चकेरी पुलिस की इस कारस्तानी से वादी हैरत में है और न्याय मिलने की उम्मीद उसको अब नहीं है। पीड़ित के अनुसार स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण कराने के बाद भी उसको भुगतान नहीं किया गया। थाना चौकी के चक्कर लगाने के बाद कोर्ट के आदेश पर चकेरी थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च सोसाइटी और मदर टेरेसा स्कूल के संचालकों ने ठेकेदार की करोड़ों की रकम हड़प ली है। सर, थाना चकेरी में आपके एक करीब 10 करोड़ रुपए गमन करने की बात सामने, जिसमें एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या प्रकरण है और क्या कुछ अब तक उसमें कार्रवाई की जा चुकी है? एक एफआईआर दर्ज हुई है थाना चकेरी में। इसमें वादी मुकदमा द्वारा कहा गया है कि उनको एक स्कूल के निर्माण का वो मिला था, प्रोजेक्ट मिला था, और उसमें इनकी पेमेंट जो है वो पूरी तरह से नहीं की गई थी। जो पेंडिंग अमाउंट थी वो करीब 10 करोड़ की है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, विवेचना जारी है। अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई है वो चल रही है। सर, ऐसा आरोप लगाया है वादी ने कि 2 लोगों को पकड़ के लाई थी पुलिस 2 दिन पूर्व में और उनको छोड़ दिया गया, जबकि वो नामजद है एफआईआर में। 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। ये इनकी जीडी में एंट्री भी है। इनको पूछताछ के थाने पर लाया गया था। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 41A के तहत इनको नोटिस देकर के छोड़ा गया। सर, कितनी जल्दी उम्मीद है कि इन पर कार्रवाई की जाएगी? विवेचना जारी है और जैसे ही तथ्य प्रकाश में आते हैं इसमें पूरी कार्रवाई विधिक रूप से की जाएगी। सर, इसमें एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एफआईआर में जो धाराएं हैं वो संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आती हैं, और अगर इसमें इनका अपराध पुष्ट हो जाता है तो इसमें जेल होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था और इनको 41A के अंतर्गत नोटिस देकर के छोड़ा गया। मेरा नाम महेंद्र कुमार श्रीवास्तव, किदवई नगर, कानपुर का मैं निवासी हूँ। मेरा काम ठेकेदारी का है, बिल्डर का है। मैं बिल्डिंगें बनाता हूँ। मुझसे सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च सोसाइटी ने एक बिल्डिंग बनवाने का ठेका दिया मुझे, और उसमें आधा निर्माण कराने के बाद सारा मटेरियल भी रख लिया, मेरा भुगतान भी नहीं दिया, और जो है उन्होंने मतलब स्कूल भी बेच दिया, मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल को बेच दिया। इन दोनों लोगों ने मिली भगत करके स्कूल मेरा रुपया गबन कर लिया और मुझे काफ़ी टाइम से दौड़ाते रहे। कितना पैसा आपका गबन किया इन लोगों ने? करीब 10 करोड़ 10.5 करोड़ रुपया। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने किसी षड्यंत्र में जो शामिल थे? इसमें जीके चाको और केपी विनोद, जीजीएम चाको, रॉबिन डेनियल, यही सब लोग पूरी गैंग है। कितने लोगों का गिरोह है? करीब ये गिरोह 14-15 लोगों का है। क्या काम करते हैं ये लोग? ये लोग इसके पहले हमको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इनका गिरोह में काम ये है, ये शिक्षा माफिया हैं, ठग का काम करते हैं। बाद में जब हमें भागदौड़ के बाद परेशान करने लगे तो हमें पता चला कि इन लोगों के खिलाफ ऑलरेडी शहर के कई ऐसे मुकदमे पड़े हैं जो 420, 406 का है। इन लोगों के ऊपर चार्जशीट भी पुलिस ने लगाई है, मगर आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं किया। इनकी पकड़ और दबाव इतना है कि ये क्राइम करते चले जा रहे हैं और ऊपर से दबाव बना करके मतलब जो है अन्य को परेशान करते हैं। कहाँ पर आपने एफआईआर लिखवाई थी अपनी? हमने अपनी एफआईआर चकेरी थाना में लिखवाई। उसके बाद क्या हुआ? और 26/11/2020 को हमने अपनी एफआईआर लिखवाई। बड़ी मुश्किल से 156(3) से लिखवाई है। पुलिस गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही थी? पुलिस गिरफ्तारी इनके पकड़ और पहुंच की वजह से नहीं कर रही है। क्या किसी को अभी तक थाने में गिरफ्तार किया गया था? हाँ, थाने में गिरफ्तार इन्होंने किया। जब मेरे काफ़ी रात दिन दौड़ने के बाद इन्होंने 2 मुलजिमों को पकड़ा। शाम के 4-5 बजे के आसपास जो है केपी विनोद को और जीजीएम चाको को पकड़ा। तो ये नामजद है मुकदमे में? मुकदमे में नामजद हैं। क्या उनको जेल भेजा गया? जेल नहीं भेजा गया। हमको ये बोला गया कि ये जेल जाएंगे और इनको पकड़ के हवालात में बंद किया। मैंने अपने आँखों से देखा कि हवालात में थे ये।
रात के 12-1 बजे तक ये लोग थे। उसके बाद ये लोग जब हमने सुबह पता किया तो ये लोग गायब थे। ये जानकारी आपको कैसे हुई कि ये उक्त लोग पकड़े गए थाने में? मुझे विवेचक साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि 2 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें जीजीएम चाको और केपी विनोद हैं, हवालात में बंद हैं, ये लोग जेल जाएंगे। कौन है विवेचक इसके? विवेचक हैं श्री रवि श्रीवास्तव, SHO चकेरी। उसके बाद से इन्होंने 2 लोगों को छोड़ दिया, तो आपसे क्या बोला, क्या बात बताया आपसे, किस वजह से छोड़ दिया? हमसे बोला कि ऐसा है, इन लोगों का ऊपर से काफ़ी दबाव है और हम इसीलिए उनको छोड़ रहे हैं। और हमें जब हमने जानकारी किया तो हमें बताया कि हमने कहा सर आपने छोड़ा क्यों, जब इतनी गंभीर धाराओं में ये लोग यहाँ पे लिप्त हैं और अन्य मेरे अलावा 4 मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं, आपने पकड़ा तो आपने इन्हें छोड़ा क्यों? तो बोले कि ऐसा है कि हमने एक गारंटी पे छोड़ा है, वो पेपर मेरे को दिखाया, वो गारंटी जिस व्यक्ति ने लिया वो भी अज्ञात में मुलजिम है। वो वहाँ का अज्ञात मुलजिम के कहने पे 15 तारीख को डेट उन्होंने दिया है कि 10 बजे 15 जनवरी को 10 बजे ये लाने के लिए बोला है। जब से अपराधियों को छोड़ा गया है तब से मेरे लिए इतना सरदर्द बना हुआ, मेरे घर की रेकी कर रहे हैं, मुझे रास्ते में रोक करके गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी। मेरे पूरे परिवार को धमकी दे रहे हैं कि हम उठा ले जाएंगे, हम बाहर के लोग हैं, हमारा जो है काफ़ी पकड़ा है, तुम नहीं जानते हो, तुम वो मुकदमा वापस ले लो। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी विनती है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से हमारी मदद करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए। आपसे यही मेरी विनती है, मुझे न्याय दिलाइए। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश।